ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही इजी चैप्टर है और सबसे बड़ी बात है स्कोरिंग भी। कई बार क्या होता है ना, चैप्टर इजी होता है पर उसमें से कम आता है। ये तो 101% श्योर है कि नीट में भी और आपके बोर्ड में भी अच्छा खासा वेटेज है इसमें। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम को अगर हम चेक करें ना बेटा, इट इज हैविंग द इलेक्ट्रो, है ना, और केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रो वर्ड कहाँ पे जाता है? वो जाता है इलेक्ट्रिसिटी से, है ना। और केमिस्ट्री मतलब समथिंग टू डू विद द केमिकल रिएक्शंस। ये वैसे वाले केमिकल रिएक्शन नहीं है जो हमने ऑर्गेनिक में पढ़े हैं, ये मतलब आपके सिंपल सिंपल से रिएक्शंस हैं जिसमें बस इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस चेक करना होता है। दिस इज अ क्वाइट इजी चैप्टर। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री। Everybody please mute yourself. The branch of the chemistry which deals with interconversion of electric energy and the chemical energy तो ये ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जो इंटर कन्वर्जन के साथ डील करती है। कौन से इंटर कन्वर्जन के साथ? इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन। अगर तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, इसका मतलब पता क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि तुमने जो परफॉर्म किया, लाइट पास करी या इलेक्ट्रिसिटी पास करी, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया और आपके पास एज अ रिजल्ट ऑफ विच केमिकल रिएक्शन हो गया। तो इलेक्ट्रिसिटी के पास होने से अगर आपका केमिकल रिएक्शन हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो ये जो ब्रांच होती है ना केमिस्ट्री की, तो पहले तुम लाइट पास कर रहे हो उसके बाद केमिकल रिएक्शन हो रहा है बेटा। तो ये जो ब्रांच होती है केमिस्ट्री की, या बहुत देर से पढ़ रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोलिसिस। दिस इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। अब दूसरा क्या हुआ? दूसरा हो गया आपका इससे बिल्कुल रिवर्स कि केमिकल एनर्जी if it is being converted to the electric energy, अगर आपकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी कि पहले क्या होता है? केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए तो उसे बोलते हैं कि ये क्या बन गया आपका? ये क्या बन गया? दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रो केमिकल सेल। तो ये दो ब्रांचेस हैं मेन, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इस चैप्टर में हमें नहीं पढ़ना है, वो सीबीएसई से तो मतलब कट भी गया है। नीट में भी उसका कुछ ज्यादा नहीं आता, सिर्फ फेराडेज लॉ का एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है। पर पूरा चैप्टर जो मेजर हमें पढ़ना है ना, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ना है। और मैं चैप्टर बाद में शुरू करूंगी, है तो मतलब इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी का लेन देन ही है। चैप्टर से पहले ना मैं इस चैप्टर में जो यूज होती हैं कुछ रिडॉक्स रिएक्शन वाली चीजें, वो थोड़ा सा एक बार बता देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने से पहले ना 11th क्लास का छोटा सा टॉपिक है वो आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन नहीं आता ना, तो तुम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो बेटा नहीं पढ़ सकते हो बिल्कुल भी। अब सबसे पहले कि ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? किसको कहते हैं ऑक्सीडेशन? हम करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक बच्चे ने जो loss of hydrogen and gain of oxygen is called oxidation. ये जो आपने डेफिनेशन दी है ना, इसको बोलते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो गलत हो गया, गड़बड़ हो गया। ऑक्सीडेशन, इंक्रीज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ ये ठीक है। एक है इसका क्लासिकल कॉन्सेप्ट, और जो इसका क्लासिकल कॉन्सेप्ट है ना, वो क्लासिकल कॉन्सेप्ट है इसका, स्पेलिंग गलत है पूर्णिमा, वैसे सही है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट हो गया बच्चा
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है, तो दिस इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। या इसका अपोजिट ले लो तो पता क्या बोलोगे तुम, रिमूव हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी सही है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी सही है, ये तो हो गया तुम्हारा ऑक्सीडेशन। बेटा पर क्लासिकल कॉन्सेप्ट, अच्छा चलो इसका रिडक्शन का भी बता देती हूँ फिर आगे चलो। रिडक्शन का क्या हो गया, रिडक्शन का हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जस्ट अ मिनट। ठीक है बेटा, तो रिडक्शन हो गया एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब पहले वाली कहानी से बिल्कुल ऑपोजिट। ठीक है, अब ये वाला कॉन्सेप्ट ना हमें चलता था जब हम होते थे 9th-10th क्लास में, तब तो इससे काम चल जाता था, या अभी भी मतलब कभी कभी आपको देखने में मिल जाएगा, बट ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे जहाँ पे बिल्कुल इतना सीधा साधा पूछ लिया हो। अब की बार जो कॉन्सेप्ट में अप्लाई करना है ना, वो इसके पैरेलल अप्लाई करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीडेशन को बोलते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है। अब कई बच्चों ने इसको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला, तो वो तो सरासर वाली गलती हो गई। तो ऑक्सीडेशन हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इसमें हो गया इंक्रीज, चलो ये इंक्रीज डिक्रीज वाला ना एक साइड पे इकट्ठा लिखूंगी। इलेक्ट्रॉन लॉस होना ऑक्सीडेशन है, और रिडक्शन क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का गेन होना ऑक्सीडेशन, लॉस होना ऑक्सीडेशन है, और गेन होना रिडक्शन है। अच्छा एक बात और देखना तुम लोग, अगर मैं किसी का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाऊं, जैसे मान लो कोई मेटल है, मेटल ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, तुम्हें पता है केट आयन बन जाती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर आ गए, मतलब राइट हैंड साइड पे आ गए, प्रोडक्ट वाली साइड पे आ गए, तो इसको बोलते हैं ये हुआ है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करेगी ना, वो पहले चार्ज होगी या डेफिशिएंट होगी। इसने इलेक्ट्रॉन गेन करे तो ये बन जाएगा मेटल। ठीक है, इन द सॉलिड स्टेट, और ये वाला था मेटल इन द एक्वस फॉर्म। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इतना तो देखने के लिए समझ रहे हो ना कि ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है तो प्रोडक्ट साइड इलेक्ट्रॉन आते हैं, और रिडक्शन में जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो रिएक्टेंट साइड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब इसमें जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो पहले तो आपका मेटल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, अब आपका मेटल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, +2। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन की एक और डेफिनेशन जो सबसे ज्यादा काम आएगी इस चैप्टर में, वो है इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज, या इसका उल्टा भी कभी कभी हो सकता है, डिक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज। तो मान लो तुम्हें पेपर में या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आ गया, कोई चीज पहले न्यूट्रल थी फिर पॉजिटिव हो गई, या पहले ज्यादा नेगेटिव थी अब कम नेगेटिव होगी, तो इससे भी तुम पहचान सकते हो कि ये क्या हो गया तुम्हारा, ऑक्सीडेशन हो गया। तो दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. अगर आपके पास आ गया रिडक्शन, तो रिडक्शन को ना बिल्कुल इससे ऑपोजिट लिखना है। ये इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या होगा, इंक्रीज, हाँ इंक्रीज इन द नेगेटिव। अच्छा पॉजिटिव लिखूं पहले, चलो जैसे तुम्हें याद होता है वैसे लिख लेती हूँ। डिक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज और इंक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज। अब इससे तुम्हारा एक रिदम सेट हो जाएगा दोनों के साथ। तो ये हो गया तुम्हारा ऑक्सीडेशन और ये हो गया तुम्हारा रिडक्शन। इस तरीके से हम सेटल आउट करते हैं रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. चलो सही बात है। फिर अब इससे आप काम चला सकते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, क्योंकि अब आपको चार्जेस लिखने आ जाएंगे। एक बार मुझे बताओ चार्ज के हिसाब से ऑक्सीडेशन क्या होता है?
अरे चार्ज के हिसाब से मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से। इंक्रीज इन द पॉजिटिव Increase in एज द increase oxidation. is called as a oxidation और decrease in the positive charge is called as the reduction। Reduction. ठीक है, चलो ये बात हो गई। अब क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है और इसमें हमने कंडक्टेंस क्या पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जैसे जो पहला टॉपिक है वो है कंडक्टेंस। उसमें कैसे देखें, तो कंडक्टेंस जो है आपका क्या टॉपिक है, बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे ओम्स लॉ क्या होता है। किस बच्चे को क्लास में पता है ओम्स लॉ क्या होता है? अरे ये तो बहुत आसान है भाई। करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, the conductor is directly proportional to voltage applied across its two ends. Voltage applied across its two ends। ठीक है, जो करंट पास होता है ना किसी भी कंडक्टर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज कितनी अप्लाई करी है हमने उसके कितने एंड्स पे, ये आपको पता ही है। यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या V इज इक्वल टू आई आर होता है। इतना तो सब जानते हो ना, V और I और R को। V क्यों क्या बोलते हैं? Yes. Voltage. I को क्या बोलते हैं? Current. और R को बोलते हैं रेसिस्टेंस। Resistance. चलो अब इसमें से मुझे ये ढूंढ के बताओ यूनिट क्या क्या होते हैं। वोल्टेज का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। करंट का यूनिट क्या होता है? Ampere. Ampere. रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? Ohm. ओम। ठीक है, तो वोल्टेज एम्पियर और वोल्ट एम्पियर और दिस। चलो इसमें से एक नई क्वांटिटी आपको पता लग गई। V इज R इज इक्वल टू V अपॉन आई, और ये हो गया तुम्हारा वोल्ट अपॉन एम्पियर। Per ampere. हाँ जी, और ये हो गया तुम्हारा ओम, और ओम का ऐसा सिंबल भी होता है, सबको पता है। थोड़ा सा खुला छोड़ना होता है, बीच में से बिल्कुल बंद नहीं करना। ठीक है, अब रेसिस्टेंस होती क्या है? देखो किसी भी जगह पे हम वर्ड अपनी नॉर्मल लाइफ में तो यूज करते हैं ना, यहाँ पे बहुत रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। रेसिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। हिंदी में बोला जाए तो करंट के फ्लो होने में जो रुकावटें आती हैं वो रेसिस्टेंस है। भाई करंट के फ्लो होने में रुकावटें क्यों आती है? क्या वहां पे स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं वायर में? क्यों रेसिस्टेंस आती है बताओ तो जरा। अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा तो करंट आ जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ पहुंच ही नहीं सकता, पहुंच ही नहीं पाता, बहुत मुश्किल है पहुंचना। मैम प्रीवियस स्लाइड लो जी, प्रीवियस स्लाइड देखो। एक इलेक्ट्रॉन जब थोड़ा सा आगे बढ़ जा रहा है तो उसको दूसरा इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, तो वो इलेक्ट्रॉन उससे टकरा जाता है। ठीक है, उसका पास चेंज हो जाता है, दिस एंड दैट। कर लो बेटा शिफ्ट। Yes, ma'am. ठीक है, तो ऐसे 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 जिसको बोलते हैं ना तुम जिग जैग पाथ, जिग जैग पाथ Yes, ma'am. मतलब हो जाते हैं। मतलब जिसको बोलो कि रेसिस्टेंस इज ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन्स। रेसिस्टेंस इज ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन्स। हमारी लाइफ में भी तो ऐसे ही होता है ना, यानी कि जो हमें आसपास के डिस्ट्रैक्शंस हैं वो आगे नहीं पढ़ने देती, वो नीट का एग्जाम नहीं क्वालिफाई करने देती। तो हमें एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जो भी हमारे इंटर इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन्स हैं, मेरे कहने का मतलब है जो भी रुकावटें हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी तुम्हारी
क्या कह देंगे उसको, डिस्ट्रैक्शंस हैं वो हटानी पड़ेगी। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन्स को हम बोलते हैं वायर के केस में कि ये तुम्हारे पास ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट है। चलो ये भी कहानी मैडम हमें समझ आ रही है। अगर तुम्हें समझ में आ गई है तो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिसपे रेसिस्टेंस डिपेंड करती है? फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस फॉर द इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर डिपेंड। इन द वायर डिपेंड्स, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। एरिया। इन बच्चों को पता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैंने साथ में लिख दिया। इसको ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो R is directly proportional to L, inversely proportional to A, तो directly proportional to L by A हो जाएगा। तो R is equal to rho L by A हो जाएगा। तो rho इसमें होता है specific resistance। This is called as a specific resistance, या इसको क्या बोलते हैं? Resistivity. हाँ, या इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। केमिस्ट्री के लिए ज्यादा सुटेबल स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है। रेसिस्टिविटी भी लिखा हुआ आ जाता है, पता तो होना चाहिए, पर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पेपर में पता ही ना लगे कि उसने स्पेसिफिक रेसिस्टेंस दिया, क्योंकि मैडम हमें तो रेसिस्टिविटी पता था। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड टर्म बन गई। मैं थर्ड बोलूंगी इसे, पता। सेकंड टर्म हम मान लेते हैं ओम्स लॉ को, फर्स्ट ओम्स लॉ को मान लेते हैं, सेकंड रेसिस्टेंस को मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं थर्ड। तो थर्ड टर्म तुम्हारी आ गई कंडक्टर्स में, स्पेसिफिक resistance or the resistivity। तो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल आ गया पिछली इक्वेशन से। रेसिस्टेंस ओम में होती है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ सेंटीमीटर। अगर मैं इसको छोड़ दूं, ये वाला पोर्शन छोड़ दूं, तो ये एक्चुअली में तो यही है ना। चलो इसका भी मीनिंग बताती हूँ कैसे। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर एक कैंसिल, तो यूनिट क्या आ गया? ओम सेंटीमीटर। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम और मैम प्रीवियस स्लाइड। मैम डन। ओके, तो ओम सेंटीमीटर होता है। अब ये देखो कि अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा हाँ, ये इतना छोटा सा सेल होता है, छोटे छोटे मेजरमेंट्स हैं, तो जितना भी है कंडक्टेंस मोस्टली सीजीएस में होता है, पर अगर एमकेएस में भी आए तो आपको चेंज करना आता है। तो एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर है, तो रो आपका हो जाएगा आर ए बाई एल में आर इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर जो भी है भैया, 1 तो कट ही जाएगा ना, तो आर आ गया। तो रो क्या आ गया तुम्हारा? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज इक्वल टू आर, यानी कि रेसिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द रेसिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। ये मैं सॉल्यूशन क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जो भी हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे वो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करके उसके आयन के विद रिस्पेक्ट करेंगे। तो इसमें क्या किया जाता है ना, जस्ट अ मिनट, पेन इज टेकिंग अ टाइम। तो क्या हो जाएगा कि जो आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम बोलते हैं सेल। ये देखो, ये 2 इलेक्ट्रोड है। ये इलेक्ट्रॉन एक मोटा सा मार्कर जैसा होता है, बीच में से होलो होता है, जिसमें 2 आपको मेटल की पत्तियां सी दिखाई देंगी, और उनके बीच में डिस्टेंस होता है 1 सेंटीमीटर का। और ये वाला जो एरिया ऑफ सेक्शन है, यानी कि ये तो आगे से जुड़ा होगा ना और ऊपर से वायर लगी होती है, तो उसको कंडक्टेंस सेल बोलते हैं। इसका एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो एरिया इज अ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज अ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर। तो जब आपके पास ये वाला जो एरिया है और डिस्टेंस है, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर,
मतलब 1 ही हो जाएगा अल्टीमेटली, तो उस टाइम पे ये सोल्यूशन की जो तुमने स्पेसिफिक रेसिस्टेंस मेजर करी है वो रेसिस्टेंस के बराबर आ जाएगी, सीधी सी बात है। जब ये दोनों चीजें 1 हो गई तो ये दोनों आपस में बराबर ही हो गए ना, तो इसलिए लिखा Yes, गया ma'am. स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द रेसिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग distance of separation between the two electrodes 1 centimeter and area of cross section 1 centimeter। तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की दो की। जब ये दोनों चीजें 1 1 हो जाती हैं तो ये सारा बन जाता है आपका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इसके बराबर हो जाती है रेसिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन के बराबर। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू पीपल हैव टू प्रोसीड। चलो ये तो हो गया तुम्हारा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस का हिसाब किताब। अब नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं, यूनिट भी आपको पता लगे। नेक्स्ट टर्म का नंबर क्या लिखे भाई, इसका लिखा होगा 3। 4 नंबर तुम्हारा आ गया कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस को हम जी लिखते हैं। ठीक है, कंडक्टेंस को तुम सी मत लिख देना क्योंकि पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सी का मतलब कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, तो कंडक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय जी ओनली। तो कंडक्टेंस क्या हो गया, इट इज द ईज टू द फ्लो ऑफ करंट, टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो होने में जो ईज है, ईज का मतलब क्या होता है, इजीली से नहीं आता ये, Yes, ma'am. यानी आसानी। ठीक है, वो रुकावट थी, ये आसानी है, इजीली। अब जो आपकी कंडक्टेंस है तो फिर तो भैया ये रेसिस्टेंस का अपोजिट होनी चाहिए। रेसिस्टेंस का मतलब है कि वो करंट को फ्लो नहीं होने देता, और इसका मतलब है कि जितनी आसानी से करंट फ्लो हो जाता है। और या इसकी एक अनदर डेफिनेशन क्या हो गई, और इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंस, यू कैन से दैट। रेसिस्टेंस का ये उल्टा होता है। ठीक है, रेसिस्टेंस का डेफिनेशन आपको पता ही है। चलो बच्चा, अब G इज इक्वल टू 1/R होगा। R का यूनिट तुम्हें आता है, क्या यूनिट होता है R का, ओम। तो इसको पर ओम लिखते हैं, और पर ओम में ना ओम की स्पेलिंग भी उल्टी हो जाती है। तो OHM इसको कर दोगे ना तो मो बन जाएगा ये, महो। इस पे थोड़ा सा से लिख देते हैं MHO, या इसको सीमेंस भी बोलते हैं। और ओम की बात कर रही हूँ, मतलब ये तीनों एक ही चीज है। इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंस। ये भी कहानी हमें समझ में आ गई। अभी इसका एक और फॉर्मूला है जिससे काफी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। आर क्या होता है, वी नो कर दो क्योंकि हम पीछे पढ़ के आए हैं। वी नो आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है ना, तो इसका मतलब हुआ जी की वैल्यू क्या होगी, रो एल बाय ए। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हो गया। अब मैं इसको ना अगले में यूज कर देती हूँ, नेक्स्ट वाले में। अभी नहीं यूज करते क्योंकि फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा। ये 5th पॉइंट पे यूज करते हैं। ये जो अब मैं फॉर्मूला कराऊंगी इसी से मैक्सिमम न्यूमेरिकल आते हैं। चलो 5th नंबर पे आ जाओ। कंडक्टेंस और आपके आ गया कंडक्टिविटी, या इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी या देखो, रेसिस्टेंस का स्पेसिफिक रेसिस्टेंस था, कंडक्टेंस से स्पेसिफिक कंडक्टेंस आएगा। कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ specific resistance।
इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और इसको ना कप्पा से लिखते हैं। देखो इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, KAPPA, कप्पा, कापा, कप्पा, ठीक है। दिस इज अ वे, और ये 1/ρ होगा। अब लगाओ यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला जो मैं आपको बोल रही थी ना, R इज इक्वल टू ρL/A वाला। तो इसमें से रो निकालोगे तो RA/L हो जाएगा, तो ये यहाँ पे पुट करना है। तो रो का फॉर्मूला हो जाएगा RA/L, ठीक है। तो यूनिट निकालेंगे तो 1 इसका ओम आ जाएगा, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, इसमें सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा, पर ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है। अब पर ओम पर सेंटीमीटर को और क्या लिख सकते हैं, जो तुम्हारा कप्पा है जिसका यूनिट पर ओम पर सेंटीमीटर है, और इसका क्या आ गया, मो पर सेंटीमीटर, या इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, सीमेंस पर सेंटीमीटर। अरे समझ आ रहा है तुम लोगों को? Yes, ma'am. मुश्किल तो नहीं है, ये तो सीधा सीधा चल रहे हैं, अभी तो कुछ किया ही नहीं हमने। इट इज Yes, जस्ट, ma'am. No. यू कैन से जो जो था कनेक्टेड है अभी तक। तो कप्पा हो जाएगा पर ओम पर सेंटीमीटर, मो पर सेंटीमीटर, या सीमेंस पर सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या लगाया था बच्चा जी, हमने फॉर्मूला लगाया था कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ, Rho. 1/r, सॉरी 1/r L/A। रो तो लिख दिया ना, पहले पहले लिख दिया ना, 1/r L/A। यहाँ से ना मैं एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करूंगी, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट से तुम कंडक्टेंस मेजर कर रहे हो ना, उसको हम सेल कांस्टेंट कहते हैं। अब वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, एक मैंने बोला ना मोटे मार्कर जैसा है, वो अंदर से खाली है, पीछे से एक वायर लगी होती है, और उसके बीच में क्या है, दो लगे होते हैं इलेक्ट्रोड, जिसके बीच में 1 सेंटीमीटर का सेपरेशन है। उस पेन जैसे को पीछे से कनेक्ट करके कंडक्टोमीटर डिवाइस से आप सोल्यूशन के बीच में प्लेस कर दो, तो बस रीडिंग आ जाती है कंडक्टेंस की, बस इतना सा कार्य काम करना है। तो सेल कांस्टेंट क्या हो गया, इट इज द रेशियो ऑफ L एंड A। और L एंड A को क्या बोलते हैं, सेल पैरामीटर्स, जो कांस्टेंट चीजें हैं, मतलब जिसको हम घटा बढ़ा नहीं सकते, सेल पैरामीटर्स। तो सेल पैरामीटर्स की रेशियो को वी कॉल इट एज अ सेल कांस्टेंट। इज दैट करेक्ट और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो जी, तो ये हो गया आपका सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट का भी यूनिट कर लो भाई, यहाँ पे L/A, ऑल द यूनिट यू हैव टू टेक इन द CGS ओनली। दिस इज अ सेंटीमीटर, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको कैंसिल आउट कर लो तो पर सेंटीमीटर हो गया, है ना। पर सेंटीमीटर या पर मीटर न्यूमेरिकल में दिया रहेगा आपके पास सेल कांस्टेंट का यूनिट। अब यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिखा कि इसमें 1/r को तुम अलग कर सकते हो, L/A के तुम अलग कर सकते हो मल्टीप्लाई में। 1/r तो हो गया रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, तो ये क्या बन गया, कंडक्टेंस, ठीक है। और L/A क्या बन गया तुम्हारा, Cell constant. हाँ। और इसको कैसे लिख सकते हैं, अदर वे ऑफ राइटिंग इज G इंटू सेल कांस्टेंट। ये मैंने इसी लाइन को रिपीट किया, ठीक है। तो यहाँ से ना बहुत बहुत सारी कैलकुलेशंस आती हैं, मैं इनके नाम भी लिख देती हूँ ताकि तुम्हें बार बार कोई कंफ्यूजन ना हो, कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस is equal to the conductance multiplied by the सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस को सेल कांस्टेंट से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बन जाएगा। कप्पा इज इक्वल टू G मल्टीप्लाइड बाय सेल कांस्टेंट। G कैलकुलेट करना है तो कप्पा बाय सेल कांस्टेंट कर लेना है ना, तो ये कहानी तुम्हारी चलती रहेगी। बाकी इससे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी बना सकते हो। कप्पा इज इक्वल टू 1/r L/A था, तुम लेंथ को लगाओ सेंटीमीटर, एरिया को लगाओ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसके साथ मल्टीप्लाई में 1/r ही रखो। तो अगर ये दोनों 1 हो गए तो 1/r क्या होता है, G होता है, ठीक है। यानी कि डेफिनेशन क्या बन गई कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस कोई नई चीज नहीं है भाई, स्पेसिफिक कंडक्टेंस is equal to conductance of the solution।
किस वाले सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को बोलते हो? स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन having distance of separation between the two electrodes, distance of separation between the two electrodes 1 centimeter and area of cross section 1 centimeter square. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स 1 सेंटीमीटर है, तो उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ऐसी कंडक्टेंस किसी सॉल्यूशन की को बोलते हैं कि ये है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात? यस मैम। ठीक है, तो ये Yes, ma'am. सबसे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में मैं एक और लंबी डिस्कशन करूंगी जब टेम्परेचर वेरिएशन, और टेम्परेचर तो खैर इसमें नहीं आता, डाइल्यूशन वाला आता है कि डाइल्यूशन करने पे कौन बढ़ता है कौन घटता है, तो ये वाला क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट है। तो ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गया। अब उसके बाद इससे भी इम्पोर्टेंट नंबर कितना था हमारा 5, और 5 के बाद अगर तुम चाहो तो इसको 6 लिख लेना, फिर उसके बाद इसको मैं 7 कर देती हूँ। 7th है सेवेंथ नंबर क्या आएगा? 7th नंबर है आपका मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस आता है सिंबल लैम्डा और पैर में एम, लैम्डा एम। अब आप बोलोगे कि मैडम ये वाला लैम्डा कौन सा है? जो आप लैम्डा नॉर्मल डालते हो फिजिक्स केमिस्ट्री में, ये एक आयन के लिए होता है केमिस्ट्री में, ये बड़ा लैम्डा है, इसको मैं बोलूंगी कैपिटल लैम्डा है। और ये जब लिखा जाता है ना तो दिस इज फॉर द इलेक्ट्रोलाइट, ये वाला जो होता है दिस इज फॉर द आयन, ये छोटे वाला लैम्डा आएगा आयन के लिए, कि ये पूरे इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। तो मोलर कंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या हो गई? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, it is the conductance of the solution obtained by Slide. हाँ बेटा हुआ नोट। Yes, ma'am. कहाँ पे आ जाए जी? इट इज अ कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन obtained by dissolving one mole of electrolyte in the solution. It is a conductance of the solution obtained by dissolving 1 mole of electrolyte in the solution. 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करने से जितने भी आयन आते हैं उनकी जो कंडक्टेंस है तो वो मोलर कंडक्टेंस होती है। ठीक है, मतलब जितना 1 मोल में कितने भी आयन उसके आएंगे डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रोलाइट, अलग अलग नंबर होगा, तो उसको जब हम डिसॉल्व करेंगे ना किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट को, तो उस टाइम उसकी जो कंडक्टेंस की वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड एज अ मोलर कंडक्टेंस। अपना यहाँ पे एक रिलेशनशिप यूज होता है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द रिलेशनशिप बिटवीन द मोलर कंडक्टेंस, relationship between the molar conductance and the specific conductance। मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम लिखेंगे। तो मोलर कंडक्टेंस होता है लैम्डा एम, दिस इज कप्पा बाय सी। यहाँ पे आई एम गोइंग टू मेंशन एवरीथिंग,
ताकि नेक्स्ट क्लास में जब मैं पूछूं तो तुम आंसरेबल होने चाहिए। इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि कैपिटल लेंथ है ना। और कप्पा को क्या बोलते हैं? हाँ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और डिवाइडेड बाय क्या आएगा? Concentration. बिल्कुल सही है जी, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन। मैंने पहले ही कहा है कि कंडक्टेंस को सी मत लिखना, कंडक्टेंस को सी लिखोगे तो कंफ्यूज करोगे कंडक्टेंस कौन सा है, कंसंट्रेशन कौन सा है। दिस इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन। अब होता क्या है ना, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? देखो, जो कप्पा है ना, तो तुमने पर ओम और पर सेंटीमीटर में लिखा है, मैंने पीछे डेफिनेशन करवाई थी। अब जो कंसंट्रेशन है ना, वो कभी कभी किस यूनिट में होती है? मोलैरिटी के यूनिट में दी होती है। मान लो तुम्हें कंसंट्रेशन मोलैरिटी, मान लो तुम्हें कंसंट्रेशन मोलैरिटी की फॉर्म में दी है, तो क्या करेंगे भाई? मोलैरिटी की डेफिनेशन कितने बच्चों को आती है? Yes, ma'am. मोल Yes. पर लीटर तो होता है ना, तो मोल पर लीटर। अब होता क्या है कि पर ओम यहाँ पे रह गया, पर सेंटीमीटर यहाँ पे रह गया, लीटर यहाँ पे और मोल यहाँ पे। तो ये हमने लिख लिया सारा कुछ, पर ओम, पर सेंटीमीटर, लीटर डिवाइडेड बाय मोल। तो इस तरीके से हमने इसको मेंशन कर दिया। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आके फंस गई है कि जो हम लैम्डा एम लिख रहे थे ना, उसमें यूनिट चेंज आ गई। देखो, करती हूँ प्रीवियस स्लाइड कर लूँ, फिर एक बार प्रीवियस कर देंगे। तो पर ओम, पर सेंटीमीटर, लीटर ऊपर आ गया और नीचे आ गया तुम्हारा मोल, है ना, मोल। अब यहाँ पे ना तुम्हें एक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट वॉल्यूम कन्वर्जन यूज करना है। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर। मैं लीटर को कैपिटल एल ही लिख देती हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम ने दोनों जगह अलग अलग लिखा है। 1 लीटर इज इक्वल टू 100 ml। और एक 1000 ml, 1000 ही सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो इन दोनों से तुम्हें इतना तो आइडिया हो गया कि 1 ml उतना ही होता है जितना 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। और ये 1 सेंटीमीटर में 10⁻³ मीटर्स होता है, पता है ना तुम्हें? अरे सेंटीमीटर आपका हो गया 10⁻²। ठीक है, पर कन्वर्जन तो हमें इससे लेनी है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10⁻³ मीटर क्यूब। और इसी क्वांटिटी को ना तुम एक डेसीमीटर क्यूब भी बोलते हो। तो ये पूरा फुल कन्वर्जन है, किसी को भी किसी में कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो Yes, ma'am. या मैं इसे तुम्हें कैसे समझाऊं? आप जैसे 1 लीटर की पानी की बोतल होती है ना, उसका जो लिड है, उसका जो ढक्कन है, उसमें जितना पानी आता है वो ml है। ठीक है, मतलब 1 ml है या 1 सेंटीमीटर क्यूब है। ऐसे 1000 ढक्कन भर के डालोगे तो बॉटल भरेगी 1 लीटर की। रिलेशनशिप 1000 ही है। तो ये तो है लिड तुम्हारा, ढक्कन। ठीक है, 1000 तुमने लिड भरे, तो ये याद रखने का ढंग है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। 1000 तुमने लीड भरे तो तुम्हारी क्या फिल हो गई? 1 लीटर। और 1 लीटर की बोतल की तुमने 1000 लीटर 1000 लीटर बॉटल्स ली, या 1000 वैसी बॉटल्स दी 1 1 लीटर की, तो बनता है 1 लीटर। सबसे बड़ा यूनिट होता है 1 मीटर। तो अगर तुमने इसको 1 लीटर को कन्वर्ट करना है तो ये इधर आके 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा। तो तुम ऐसे याद रखना, छोटा सा जो लिड है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब का है या 1 ml का है, और जो 1 लीटर है वो है बॉटल। ऐसे ही तुम 1000 बॉटल्स फिल करोगे तो तुम्हारे पास जो पानी की टंकी होती है ना, बड़ा टैंक ब्लैक कलर की, ठीक है, तो वो बन जाता है। तो रिलेशनशिप 1000 का। तो पहले ml, 1000 ml तो एक बॉटल, 1000 बॉटल तो एक टैंक। बस उसको ऐसे कनेक्ट कर लो। आप देखो जब कनेक्ट करोगे तो क्या बनेगा? पर ओम, पर सेंटीमीटर, मोल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 1 लीटर को तुम किस में कन्वर्ट करोगे? सेंटीमीटर में करोगे ना। अरे लीटर को सेंटीमीटर में ही करोगे ना, क्योंकि यहाँ Yes, पे ma'am. सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो कितने सेंटीमीटर के बराबर आ गया ये? 10⁻³ That is one. सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आ गया। अब कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन करते ही नहीं। अब देखो ध्यान से,
यहाँ पे ये सेंटीमीटर हो, यहाँ पे लीटर हो, तो अगर तुमने लीटर वाली क्वांटिटी को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज नहीं किया तो तुम्हारा आंसर कभी सही आ ही नहीं सकता। तो ये बनेगा। कई क्या करते हैं, इसका रट ही देते हैं कि 1000 का रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप थोड़ा ना है 1000, रिलेशनशिप तो कप्पा बाय सी ही है। अब सी कल को मोलैरिटी ना आके नॉर्मेलिटी आ गया तो फिर वहां पे बदल जाएगा। ठीक है, होगा रिलेशनशिप वहां पे भी 1000 ही, या नॉर्मेलिटी, या तुम्हारा मान लो आ गया मीटर क्यूब, तब बदल जाए। चलो एनी हाउ, यहाँ पे मीटर मीटर इनवर्स हुआ तो बदल जाए, तो सारा डाटा आपने मीटर क्यूब में लेना पड़ेगा। यहाँ पे मीटर क्यूब वाला आना पड़ेगा ना, ये वाला रिलेशनशिप यूज करोगे, बता दूंगी तुम्हारी तरफ। तो ये क्या बन गया फिर, ये बन गया यूनिट पर ओम, यहाँ से आया सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ से आया पर मोल। और यहाँ पे रिलेशनशिप अब क्या बन गया तुम्हारा, कप्पा इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन का सी। तो इस तरह का रिलेशनशिप कई डायरेक्टली भी यूज कर देते हैं। तो ये जो तुम्हारा लेमडा एम का यूनिट है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पेपर में पूछा जा चुका है। पर ओम, सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल। ठीक है, पर ओम को क्या लिख सकते हैं, मोल, सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल, या इसको क्या लिख सकते हैं, पर ओम पर मो को सीमेंस बताया था ना। दिस इज अ सीमेंस, सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पर मोल। दीज आर द 3 यूनिट्स जिसमें आप लैम्डा एम को लिख सकते हो। इज दैट क्लियर और नॉट? Yes. ये दोनों स्लाइड Yes, दोबारा दिखा देती हूँ, आप एक बार देख लो। कंसंट्रेशन अगर मोलैरिटी की फॉर्म में है तो मोल पर लीटर होगा, पर लीटर को हम सेंटीमीटर के साथ एडजस्ट नहीं ना कर सकते, तो हमने एक यूनिट कन्वर्जन कर लिया, वॉल्यूम कन्वर्जन। तो वॉल्यूम कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीटर, ml, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब कैसे कन्वर्ट करने हैं। जितना भी मैं येलो वाला सर्कल डिस्टॉर्टेड सा एक बना रही हूँ ना, ये सारा तुम्हारा यूनिट वॉल्यूम का कन्वर्जन फैक्टर है। 1000 ml या 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब को 10⁻³ मीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। ठीक है, या 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर ही होता है। तो ये भी कन्वर्जन आपको समझ में आना चाहिए, कैसे कैसे रिलेट किया वो भी आना चाहिए। तो या तो सीधा यूज कर लो, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई सी, सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल होगा, या फिर आप इसको कप्पा बाई सी याद करके बाद में कन्वर्ट कर दें। क्या कहते हो, मानते हो इस बात को? Yes, ma'am. चलो, अब इसका भाई क्या नंबर है, 7। बस कंडक्टर्स का टॉपिक छोटा सा ही है, आप स्टार्ट आज ही करते। 7th है, इसमें ये बहुत ज्यादा दिया नहीं हुआ एनसीईआरटी में, पर चलो पढ़ लो। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा के पैर में ई क्यू डालते हैं। इट इज द conducting power of all the ions produced by dissolving पहले मोल था, अब आएगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट of an electrolyte in the solution। सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया जाए तो जितनी कंडक्टेंस होती है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। लैम्डा के पैर में EQ आएगा, दैट इज कप्पा बाय सी कंसंट्रेशन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस ओवर हियर, कप्पा बाय यहाँ पे कंसंट्रेशन अब की बार किसके बराबर है, नॉर्मेलिटी, क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट बात ही कब होती है, नॉर्मेलिटी में। अब नॉर्मेलिटी को क्या लिखा जाएगा, दिस इज रिटन एज अ ग्राम इक्विवेलेंट, पहले नीचे लिख लो फिर उसके बाद में पर लीटर, ये डेफिनेशन। तो लैम्डा इक्यू आ गया कप्पा बाय ग्राम इक्विवेलेंट और लीटर ऊपर चला गया। फिर से वही कहानी,
इसके साथ कप्पा भी लिख देते हैं, पिछली बार हमें दोबारा से लेना पड़ा था एक्स्ट्रा। कप्पा पर ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये लीटर वाला हो जाएगा 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। डाउनवर्ड में यही रहेगा ग्राम। तो अगर आप यूनिट करो तो ये आ जाएगा तुम्हारा कप्पा बाय सी। सी यहाँ पे अब क्या आ गया, ग्राम इक्वलेंट, और यहाँ पे आ गया 10⁻³ पर ओम और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट हो गया पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्वलेंट, या मो सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्वलेंट, या इसको क्या बोलते हैं, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्वलेंट। तो ये है आपका इक्वलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, दिस एंड दिस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. चलो क्लियर तो हो गया सबको। एक कम और पढ़ा देती हूँ तो सारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे एक आपके पास आता है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। वैसे तो ये लंबा टॉपिक है, काफी स्ट्रॉन्ग वीक वाला, बट एनी हाउ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब होता है, अब जैसे हम कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमने ले लिया एसिटिक एसिड। अब जो आपका एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड पूरा डिसोसिएट नहीं होता, वो डिसोसिएट होगा मान लो 50, 60, 70%, ठीक है। 70% ये डिसोसिएट होता है। उसके बाद क्या होगा कि तुमने थोड़ा सा पानी डाल दिया, तो जो पहले 70% डिसोसिएट हो रहा था वो 75 हो गया, 80 हो गया, कुछ ऐसे हो गया। बट 100% वो कभी नहीं डिसोसिएट हो पाएगा क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब तुमने थोड़ा सा पानी डाला तब भी आयंस बढ़ गए, फिर थोड़ा और पानी डाला और भी आयंस बढ़ गए, फिर थोड़ा और पानी डाला और भी आयंस बढ़ गए। तो एक टाइम ऐसा आया, तुम जितना मर्जी पानी डाल लो वो 75-80% से ज्यादा और नहीं टूटता। तो उस टाइम पे जितना अमाउंट तुमने वाटर का डाला होता उसी को ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये नहीं होता कि इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वाटर डालो, ऐसा इतना डाइल्यूशन करो जहाँ पे आपकी कंडक्टेंस मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस, मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस, तो जो आपकी मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस इज कॉल्ड molar conductance at infinite dilution. Molar conductance at infinite dilution. Infinite dilution पे जो conductance आती है that is called as a molar conductance. ठीक है? Is that clear? Yes, ma'am. समझ आई ना मेरी बात? मतलब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में एक टाइम पे आके कंडक्टेंस और नहीं बढ़ती, तुम जितना मर्जी पानी डाली जाओ। तो तुम्हारे सीधी सी बात है भाई, इतना पानी डाल दिया कि उसके बाद जितना मर्जी और डालने
कंडक्टेंस नहीं बढ़ेगी उस टाइम पे। जो कंडक्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टेंस। यहाँ पे ना एक टर्म होती है अल्फा, जिसे बोलते हैं डीओडी, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, ठीक है, या लैम्डा एम सी लिख लो यहाँ पे। मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डिल्यूशन को दो तरह से तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है, लैम्डा एम नॉट भी लिख सकते हो तो, या लैम्डा एम इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के हिसाब से ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज द मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन सी molar conductance at any concentration C divided by molar conductance at infinite dilution, जिसकी मैक्सिमम की बात है। molar conductance at infinite dilution, इसका एक और नाम भी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। और it is also called as limiting molar conductance. Yes or no? यस मैम। अगर तुम्हें पेपर में Yes, sir. अल्फा निकालना आ गया ना, तो जो लैम्डा दिया होगा डिवाइडेड बाय जो इन्फिनिटी वाला है ना, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ जाएगा परसेंटेज अल्फा। तो ये फॉर्मूला भी नोट कर लेना। अब उसके बाद जो तुम जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते थे 11th क्लास में, तो मैम प्रीवियस स्लाइड। अच्छा ठीक है, मैम डन। ओके जी। चलो, तो अभी जो तुम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ करते थे ना पहले, अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, मान लो एसिड बेस तुमने लिया, तो H प्लस हो जाता है और A नेगेटिव हो जाता है, और दोनों किस फॉर्म में है? एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे K लिखा जाता है। K क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। और शायद तुम्हें केमिकल इक्विलिब्रियम में पता होगा कि ये कुछ ऐसे होता है कि स्टार्टिंग में ये C है और ये दोनों बने ही नहीं, स्टार्टिंग में तो सिर्फ रिएक्टेंट ही होता है ना। टाइम T पे जब रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया, तो C में अल्फा मल्टीप्लाई कर लो, मतलब C का कुछ 5% कम हो गया, तो बाकी कितना बचा? C माइनस C अल्फा। जितना ये कम हुआ उतने ये दोनों कम है, तो उस हिसाब से इनकी कंसंट्रेशन लिख लेते हैं। H प्लस की कंसंट्रेशन C अल्फा। बाकी याद तो मैं लास्ट वाला फॉर्मूला ही करना है, ये सारा इक्विलिब्रियम वाला नहीं याद करना, जिसपे मैं बॉक्स लगाऊंगी बस वो वाला ही नाम करना। C alpha into C alpha divided by C into 1 minus alpha. Otherwise, let me write this as C alpha divided by C minus C alpha. ये बन जाएगा C square alpha square C into 1 minus alpha. C से C कैंसल, तो आंसर आ जाएगा C alpha square upon 1 minus alpha. एसिड के लिए है ये, तो ये एक फॉर्मूला है जिसमें Ka का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एन वीक एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। C का मतलब यहाँ पे होता है कंसंट्रेशन, अल्फा का मतलब होता है यहाँ पे DOD, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू पीपल हैव टू रिलेट। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखना तुम लोग, जितने भी फॉर्मूले मैंने कंडक्टेंस के करवाए हैं, जिसमें एक ये ऐड कर दिया Ka वाला
और एक अल्फा कैसे कैलकुलेट करना है वो। ठीक है, इसके नंबर कंटिन्यू कर देते हो। 7 हो गया ना, 8 नंबर यहाँ से आ जाएगा, ये फॉर्मूला ही करना है बस, और 9 नंबर ये आ जाएगा। बस इसी से ही कंडक्टेंस का क्वेश्चन है। उसके बाद जो थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल की बात कर रही हूँ, जो थ्योरेटिकल है वो तो फिर आपका नेक्स्ट क्लास में होगा, जिसमें वेरिएशन पढ़नी है डाइल्यूशन के साथ, वो भी लंबा टॉपिक नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास में 15 मिनट 20 मिनट में हो जाएगा। तो अब इसका करते हैं हम प्रैक्टिस, ताकि थोड़ा सा पता लग जाए कि तुम्हें कितना समझ आया है। इसके न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, थियरी में पढ़ने से इसमें कुछ नहीं होगा। रेडी हो जाओ, फॉर्मूले रिवाइज कर लो एक बार। मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, चेक फॉर इट। द स्पेसिफिक, ये तुम्हें ये सॉल्व करना है। कंडक्टेंस ऑफ 0.1 नॉर्मल KCl solution at 23 degree centigrade is 0.012 per ohm per centimeter. The resistance of cell containing solution at the same temperature was found to be 55 ohm. The cell constant will be, आपको आंसर देना है पर सेंटीमीटर। चलो दिमाग लगाओ, जो फॉर्मूले तुम लोगों ने करे हैं, थिंक अबाउट दैट एंड गिव द आंसर, गिविंग यू 2 or 3 minutes. Go for it. When you people are done with that, now you people can send the answer in the chat box too. आप चैट बॉक्स में आंसर सेंड कर सकते हो। समझ में आ रहा है कौन सा फॉर्मूला लगेगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो मैं एक बार स्टार्ट करवा देती हूँ उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, करना तुम नहीं है।
0.1 नॉर्मल क्या दिया हुआ है बताना जरा। श्रीजल, श्रीजल इंदौरिया करेक्ट है बच्चा। ये क्या दिया हुआ है 0.1 नॉर्मल बताओ। अरे कैसे किया तुम लोगों ने फिर अगर मैम मैम स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अरे नॉर्मल 0.1 नॉर्मल कंसंट्रेशन है, क्या हो गया कंसंट्रेशन यानी कि नॉर्मेलिटी दी हुई है, पीछे लिखा नहीं हुआ नॉर्मल, नॉर्मेलिटी थी 0.1। KCl सॉल्यूशन है, दिस इज दिस स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये है, इससे पकड़ो ना यूनिट से। पर ओम पर सेंटीमीटर किसका यूनिट होता है बेटा? कप्पा का। का कप्पा को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो कब बताओगे तुम? बताना पड़ेगा ना बच्चा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज 0.012 पर ओम पर सेंटीमीटर, यूनिट लिखते चलो साथ। Resistance of the cell containing the solution at the same temperature was found to be this. R is 55 ohm. तो क्या मांग रहा है हमसे? सेल कांस्टेंट। रिलेशनशिप बताओ दोनों का क्या होता है। तुम्हें बताया था ना कि बहुत सारे न्यूमेरिकल में यूज होगा। क्या बताया था? G कंडक्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? G into cell constant. स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। G इनटू सेल कांस्टेंट कैसे आएगा ये? सेल कांस्टेंट की डेफिनेशन आएगी स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, है ना? ऐसा आएगा। तो सेल कांस्टेंट यहाँ से हो जाएगा बेटा, सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि कप्पा डिवाइडेड बाय द जी। तो कप्पा की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चन में? 0.012 और जी की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में? जी तो आपके पास आर से निकल जाएगा ना, जी इज इक्वल टू 1/r कर लो तुम, वही सीधा लगा दो 1/55। तो इसको जब आप सॉल्यूशन करोगे तो ये आ जाएगा 0.012 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 55। सीधा मल्टीप्लाई का क्वेश्चन था जिसका आंसर 0.66 पर सेंटीमीटर आ रहा है। अब एक बच्चे का और मेरे पास आंसर, जितने भी बच्चों ने भेजा, तनिष्का करेक्ट, कोमल करेक्ट, तनीषा अभी नहीं सही। तनीषा ने दोबारा भेजा है क्या? पहले वाला नहीं सही था तनीषा का, तनिष्का का ठीक है, सीजल का भी ठीक है। तो करना पड़ेगा क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तब सॉल्व होता है। दीक्षा सही है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊँ। चलो, मीनिंग भी इनके मैं नहीं बताऊंगी कि कौन क्या है, और करेक्ट यूनिट भी आप बताओगे।
एक आंसर हमारे पास आया है प्रतिभा का, वो भी 2 आए हैं उसमें से। एक आंसर आया है हमारे पास तनीषा का, करेक्ट है। एक एक तुम दोनों ने नहीं लिखा। पहला आंसर बताओ इसका लैम्डा एम का। मोलर मोलर मैम कंडक्ट दीक्षा करेक्ट है बेटा। हाँ एक मिनट दीक्षा, मो के ऊपर भी -1 लगा दिया, ओम के ऊपर -1 आना है, मो के ऊपर थोड़ा आना है, वो तो फिर ओम में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड वाला यूनिट दीक्षा का नॉट करेक्ट। ओम का इसका आएगा पर ओम परसेंट सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या तो तुम पर मोल स्क्वायर या तुम क्या मोल। लिख मो लिख लेना, पर मो के ऊपर थोड़ा -1 लगाओगे। मो यस सेंटीमीटर मैम। पर मोल, या तुम इसे लिख लेना सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। एक बात और सुन लो, जहां जहां पे मैंने सेंटीमीटर लिखा है ऐसा ना हो कि पेपर में मीटर आ जाए और तुम बोल दो गलत है। वो हो सकता है ये भी करेक्ट है, ठीक है, सेंटीमीटर मीटर में कुछ भी हो सकता है। तो ये पर ओम पर पर सेंटीमीटर ओम पर पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर या पर ओम पर मीटर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यस मैम। तो ओम को क्या लिखेंगे, मो मोल पर सेंटीमीटर या सीमेंस पर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। कंसंट्रेशन है सी। जिन बच्चों ने इसको कंडक्टेंस मान के क्वेश्चन किया वो बिल्कुल गलत है। सी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन के तो भैया कितने मोल भी, पर लीटर। मोल पर लीटर तुम मोल पर लीटर लिख सकते हो, तुम इसका नॉर्मल यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर लिख सकते हो, तुम इसका कुछ भी लिख सकते हो, मोल फ्रैक्शन आगे आके आपका मास परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज। पर मैंने सिर्फ ये चेक करना था कि तुम ये वालों में से करेक्ट करते हो या कंडक्टेंस पे पहुंच जाते हो। ठीक है, तो इसका कोई भी यूनिट हो सकता है, एनी यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन यू कैन। पर इस चैप्टर में जो 2 यूज होंगे ये इस चैप्टर में यूज होंगे। ठीक है बेटा। यस मैम Okay, जी, तो this is all for today. In the next class, we'll continue with what? This chapter. Conductance 90% complete है, 10% इसका वेरिएशन वाला टॉपिक है, वो भी इम्पोर्टेंट है, बस उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मेन पोर्शन पे आ जाएंगे। आज वाला हल्का तुम्हें फिर भी लगा होगा कि थेरेटिकल है, नेक्स्ट में तो बिल्कुल ही थेरेटिकल नहीं है, दैट इज कम्प्लीटली हल्का फुल्का मैथमेटिकल, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं, प्लस माइनस वाला काम है। चलो चैप्टर को साथ साथ पढ़ना, जिससे क्या होगा फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में और इजी हो जाएगा। चलो जी, टेक केयर, बाय बाय, Thank you, ma'am. थैंक यू जी। थैंक यू मैम तनिष्का, इसका ये मतलब हुआ, जस्ट अ मिनट, कि ऑर्गेनिक में नहीं मजा आता था, मॉनिटरी ब्रेक हो गई। चलो मैम आता ठीक है।